हेलो गाइस, माय नेम इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन के बारे में। मोशन यानी कि गति। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट रहेगा। मोशन होता क्या है? समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन मोशन कहलाता है या गति कहलाता है। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड मोशन। सो ये डेफिनेशन चलो हमने देख ली है, ये हमने अपनी बुक से भी पढ़ लिया है, पर इसका मतलब हुआ क्या कि जो चेंज हो रहा है पोजीशन में विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे ही हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। माना हमारा ऑब्जेक्ट है अपने घर पे, एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई इंसान है, ये घर पर है, और एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में क्या बोला गया है? समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। और ये रेफरेंस पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये एक शॉप है, ये एक शॉप है, ये घर है। अब ये घर पर है, अब ये घर से चला, तो क्या इसकी पोजीशन में अंतर आया? हाँ, क्योंकि पहले घर था, अब शॉप पे पहुंच गया है, और घर से शॉप की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। ये पहुंच गए हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट, कोई बोल दे इसे कि शॉप से घर कितनी दूर है, या फिर घर से शॉप कितनी दूर है, हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया इसको, मूल बिंदु, संदर्भ बिंदु भी बोल सकते हैं। ये हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट तक पहुंचने में, रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूरी पर है? 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम किसी भी, अब यहाँ पे करा है हमने, कोई और भी चीज़ मान सकते हैं हम, लाइक सिटी है कोई, मान लो लखनऊ जा रहा है, लखनऊ है, तो लखनऊ अगर ये जाएगा तो भी इसकी जो पोजीशन उसमें चेंज आ रहा है। तो विद टाइम, और टाइम यहाँ पे मान लो ये था 8:15 पे, शॉप पे पहुँचते पहुँचते इसको लग गए हैं 40। ओके, अब यहाँ पे ये पहुँचा है 8:40 पे पहुँचा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होता है, या पोजीशन चेंज होती है किसी ऑब्जेक्ट की, और किसके अलोंग? रेफरेंस पॉइंट के अलोंग, तो उसे क्या कहते हैं? हम मोशन कहते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ मोशन क्या होते हैं। हमने ये देख लिया गति, किसी भी रेफरेंस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट के तौर पे हम आगे जो भी हम डिस्कस करेंगे, हम अर्थ को लेते हैं, क्योंकि हमारी, जैसे कि आपको पता है, अर्थ मूवमेंट करती रहती है अपने अक्ष पे, ये घूमती रहती है। हम यहाँ बैठे हैं मान लो, तो अर्थ मूवमेंट कर रही है, तो क्या हम भी मूवमेंट कर रहे हैं? अब ये देखेंगे, अगर हम अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मान के देखते हैं, तो अगर अर्थ मूवमेंट कर रही है तो हम मूवमेंट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हम, जैसे कि आप बस में बैठे हो, किसी भी बस में बैठे हो, और ये बस यहाँ से चलकर आई है, एक पेड़ है, ओके, ये कोई पेड़ है, तो यहाँ तक बस चल के आई है, तो रेफरेंस पॉइंट हम किसे मान रहे हैं? अगर हम पेड़ को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो चल के यहाँ से यहाँ तक आया है, तो हाँ, यहाँ इसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर बस के अलोंग यहाँ से रेफरेंस पॉइंट हमने हटा के अब इस बस को कर दिया रेफरेंस पॉइंट, जिसे कि क्या कहते हैं हम? मूल बिंदु। ओके, तो बस अगर रेफरेंस पॉइंट है, तो बस के अलोंग क्या इसकी पोजीशन में चेंज हुआ है? नहीं हुआ। तो सेम एज वेल एज, वैसे ही अगर हम अर्थ के अलोंग देखेंगे कि हमारी पोजीशन में कुछ चेंज हो रहा है जब जब ये मूव करती है, तो नहीं, हम स्थिर ही मानेंगे। लेकिन अगर हम जैसे अर्थ पे हैं और टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो अर्थ पे भी बहुत सारी जगह है,
ये लखनऊ है, मान लो ये जयपुर है, ये दिल्ली है। सो अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जो भी किसी ऑब्जेक्ट के स्थिति में परिवर्तन होता है टाइम के अलोंग, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। अब है टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन एक होता है हमारा रेक्टिलिनियर, यानी कि सरल रेखीय। लीनियर, रेक्टिलिनियर यानी कि सरल रेखीय। गति बोल सकते हैं, सरल रेखीय गति। क्या होता है सरल रेखा? जैसे हमने एक रेखा खींच दी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब ये ऑब्जेक्ट अगर इसके अलोंग चल रहा है तो क्या हुआ? ये इसको क्या बोलेंगे? सरल रेखीय गति या रेक्टिलिनियर मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो गई? हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई है, सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन के अलोंग जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अंतर आता है तो उसे क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन या सरल रेखीय गति। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो मार्च पास्ट करते हैं उनकी गति देखना कैसे है? सब साथ में चलते मार्च पास्ट करते हुए। सो ये कौन सी गति हो गई? हमारी सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। जैसे कोई पत्थर है, ये पत्थर हमने छत से नीचे गिरा दिया तो ये ऐसे 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 जिगजैग पैटर्न में थोड़ा ना जा रहा है, ये सीधा जा रहा है। गिराते हैं तो ये सीधा गया नीचे। तो इस रेखा के अनुदिश होने वाली गति, यानी कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग होने वाली जो भी मोशन होती है वो क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, जैसे कि वाहन की गति। मान लो ये हमारा रोड है, यहाँ पे बस चल रही है तो उसकी गति मान सकते हैं। सीधी सड़क पे कोई इंसान चल रहा है, एक रेखा के अनुदिश यानी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसे भी सरल रेखीय गति मान सकते हैं हम। जैसे मान लो ये कोई पेड़ है, पेड़ से कोई फल गिरा, फल टूट के फल गिरा हमारा धरती पर, तो ये मोशन जो है ये भी हमारा क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन है। अब हम देखते हैं पीरियोडिक यानी कि आवर्ती गति। पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जब भी कोई वस्तु होती है एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी ही गति को वापस से दोहराती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई पेंडुलम है, घड़ी में आपने पेंडुलम देखा होगा, जो ऐसे ऐसे इधर से इधर गति करता है और इधर से इधर गति करता है। यहाँ गया, यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? ये एक जगह है और एक जगह से ये बार बार, मान लो इसका जो आवर्तकाल जिसे बोलते हैं हम, आवर्तकाल बोलते हैं, तो वो आवर्तकाल कितना है? यानी कि एक दोलन पूरा करने में, एक राउंड पूरा करने में जितना भी समय लग रहा है, जितना भी टाइम लग रहा है हमें, उससे क्या कहते हैं? हम आवर्तकाल कहते हैं। पीरियोडिक टाइम भी बोल सकते हैं उसे। तो ये हमारा क्या हो गया? एक पेंडुलम हो गया। ओके, अब और क्या हो सकता है? पेंडुलम तो हमने देख लिया। अब जैसे कि पेड़ है, अगेन हम पेड़ का एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा है पेड़, इसकी ब्रांचेस हैं, जैसे ये आती हैं ब्रांचेस, फिर ये यहाँ पे ये ब्रांचेस हैं, तो अलग अलग ब्रांच है पेड़ की। तो ये मान लो हवा चल रही है, हवा के अलोंग देखेंगे कि ये पत्तियाँ कभी इधर हो रही हैं, कभी उधर हो रही हैं,
और ये एक टाइम को फॉलो करती हैं। लाइक जैसे 1 सेकंड में ये यहाँ से फिर वापस यहाँ जाती हैं, फिर 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जैसे कि मैंने इस पेंडुलम में बताया। तो ये मोशन भी कौन सा हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मोशन की। नेक्स्ट मोशन हमारा कौन सा होगा, एक सर्कुलर भी होता है, एक जिसे वृत्तीय बोलते हैं, एक दोलन गति होती है जिसे कि हम ओसिलेटरी बोलते हैं। तो ये जो वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन व दोलन गति ओसिलेटरी मोशन, ये दोनों ही हमारी किसके पार्ट हैं, पीरियोडिक मोशन के, आवर्ती गति के पार्ट हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लिया वृत्तीय यानी कि ये सर्कुलर मोशन, यहाँ कोई इंसान है और वो एक ग्राउंड है, ये मान लिया हमारा ग्राउंड है, वो यहाँ से चला 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 अगेन यहाँ पे आ गया, फिर चला 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 फिर अगेन। अगर ये सेम टाइम में ही अपना मतलब एक इसको पूरा राउंड करने में कितना टाइम लग रहा है, मान लिया 30 मिनट लग रहे हैं, 30 मिनट लग रहे हैं, और ये हर 30 मिनट में इस बिंदु से चल के अगेन इस बिंदु पे आ जाता है, तो इसे क्या कहेंगे हम, एक तरीके से वृत्तीय या सर्कुलर मोशन हो गया है। अब देखें कि वृत्तीय व दोलन गति पीरियोडिक मोशन कैसे बोल सकते हैं इसे, कि ये पीरियोडिक मोशन का ही टाइप है। क्यों, क्योंकि ये भी एक टाइम के अकॉर्डिंग ही आ रहा है, एक स्थिति से वापस उस स्थिति में आने के लिए इसे बार बार 30 मिनट लग रहे हैं। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इस वजह से क्या हो गया है, वृत्तीय गति जो कि सर्कुलर मोशन है वो भी पार्ट किसका है, पीरियोडिक मोशन का है। और दोलन गति क्या होती है, दोलन गति अभी हमने पढ़ा है कि जो पेंडुलम वाला एग्जाम्पल लिया वो एक्चुअली दोलन गति का ही एग्जाम्पल है। तो ये दोनों गति जो हमने डिस्कस करी है वो क्या है, ये पीरियोडिक मोशन की ही टाइप है, या इन नेचर जो इन दोनों का नेचर है वो क्या होता है, पीरियोडिक मोशन का ही होता है। तो ये हम इसके टाइप मान सकते हैं, वृत्तीय व दोलन। एक लट्टू है जैसे मान लिया, एक लट्टू है, अब इसको हमने ये ऊपर हमारी स्प्रिंग सी है, हमने घुमाया, इसको घुमाते आप देखते हो वो एक ही पॉइंट के अलोंग ऐसे ऐसे राउंड करता रहता है, घूमता रहता है उसी एक पॉइंट पे। तो उसी एक पॉइंट पे घूम रहा है, तो एक पूरा सर्कल इससे पूरा करने में, यानी एक राउंड करने में कितना टाइम लगता है, मान लिया 1 मिनट लगता है। ये 1 मिनट में यहाँ से चलता है और यहाँ वापस आ जाता है। तो ये जो इसका मोशन है वो भी क्या हो गया है, पीरियोडिक मोशन का ही टाइप हो गया है। तो मोस्टली हमारी यही मोशन है कि गति क्या होती है और इसके टाइप क्या हैं। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जैसे कि लंबाई है, हम जैसे एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, जैसे मान लिया हम यहाँ से जा रहे हैं, जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं। जयपुर से दिल्ली जाने में हमें मान लो लग रहा है 3 आवर का टाइम, और किलोमीटर्स एक बार फॉर एग्जांपल ही माना है हमने, यहाँ पे हमने लिख दिया है 70 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर ही क्यों लिखा, इसको मीटर क्यों नहीं लिखा, मीटर क्यों नहीं लिखा। और जैसे कि हम कोई भी कपड़ा लेते हैं और दुकान पे शॉपकीपर के पास जाते हैं हम कि ये हमारा 4 मीटर कपड़ा हमें दे दीजिए, वहाँ हम किलोमीटर का यूज़ क्यों नहीं करते, वहाँ हम मीटर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, सेंटीमीटर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पे ध्यान देने लायक बात ये है कि जब भी कोई बड़ी लंबाई होती है, बड़ी लंबाई इन द सेंस कि मेज़र करने में जो भी लार्ज है, टू मेज़र लार्ज लेंथ, बड़ी लंबाई को नापने में हम किलोमीटर का ही यूज़ करते हैं। और जो भी छोटी होती है, क्योंकि 4 मीटर जैसे हमने कपड़ा लिया, ऑब्वियसली वो किलोमीटर से तो बहुत छोटा है। हमें पता है 1 किलोमीटर में
1000 मीटर होते हैं। तो अगर 4 मीटर, तो 4 मीटर को किलोमीटर में हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर जब भी कोई बड़ी लंबाई लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक ऐसा वाइट कलर का जो पत्थर का बना हुआ होता है, आधा येलो होता है वो और आधा सफ़ेद होता है। यहाँ पे लिखा हुआ होता है 30 किलोमीटर कि दिल्ली, और दिल्ली से है कि यहाँ पे दिल्ली पहुँचने में हमें अभी 30 किलोमीटर और बाकी है। 30 किलोमीटर, यहाँ पे हमने किलोमीटर का यूज़ किया, न कि मीटर का। तो जो भी हमारी बड़ी लंबाई होगी, लार्ज लेंथ होगी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे किलोमीटर का, और छोटी के लिए सेंटीमीटर या फिर मीटर का यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आया गाइस? अब हम चलते हैं आगे। अब एक चीज़ जो ध्यान देने की है वो है कुछ टर्मिनोलॉजी, जो मोशन की टर्मिनोलॉजी होती है हम वो पढ़ते हैं। चाल, जिसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। वही एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है? एकांक समय में यानी कि ये हमने मान लिया चाल v, ये हमने मान लिया है s यानी कि जो दूरी है हमारी उसको s माना है, t यहाँ पे हमने टाइम को माना है, टाइम डिस्टेंस, और ये हमारी है स्पीड। एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? हमारी चाल होती है, यानी कि स्पीड होती है। एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी एकांक लिया है तो हम क्या बोलेंगे? यूनिट टाइम। यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन भी पुट होते हैं, तो ये आप ध्यान से याद रख लीजिए। अब इसका जो SI यूनिट है, यानी कि SI मात्रक जो है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ये कैसे निकला मीटर पर सेकेंड? कैसे आया ये आया है यहाँ से। ये हमने स्पीड कर दी है। ये क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस में करते हैं? हाँ, यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है, डिस्टेंस को जो हम यूनिट मानते हैं, SI यूनिट, वो क्या होती है? मीटर होती है। किलोमीटर, सेंटीमीटर, क्या लग रहा है आगे? सब में मीटर लग रहा है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो इन सब में मीटर लग रहा है। तो डिस्टेंस का जो SI यूनिट है या SI मात्रक है वो क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए हमने m ले लिया। टाइम को हमें पता है सेकंड में ही करते हैं, टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड ये यहाँ से निकला है, तो SI यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड हो गई है। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अपना विस्थापन। अब देखते हैं हम गाइस, एक मान लो ये कोई जगह है और इस पॉइंट को हमने माना A। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के, इस पॉइंट से चल के B पॉइंट तक जाना चाहता है। अब एक रास्ता है, ये सीधा सीधा रास्ता है, पर उससे बीच में कुछ काम है, एक दुकान पे भी जाना जो कि इधर पड़ती है, फिर उसको दूसरी जगह भी जाना है, और ऐसे करते हुए वो यहाँ पहुँचता है। तो पहले वो गया बिंदु B पे, फिर बिंदु C पे पहुँचा, फिर बिंदु D पे पहुँचा, फिर बिंदु E, देन F, देन G, देन H, I, J, और यहाँ पे B आ गया है। तो आप बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर हुई है A से B तक जाने में? जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी कवर हुई है?
तो डिस्टेंस ए से बी तक जाने, अब हम ये नहीं बोल सकते कि ए बी हुई है, नहीं। मान लो आप एक जगह से जा रहे हो, एक जगह से आपको 10 मिनट की दूरी पे आपका है कोई भी रिलेटिव्स का घर है, वहाँ जा रहे हो, फिर वहाँ से आपको शॉप पे भेज दिया गया है। ऐसे करते करते आप कई जगह रुकते रुकते गए हो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो हमारा डिस्टेंस कितना हुआ, ये हमारा डिस्टेंस कवर हो जाएगा। ए से गया पहले बी पर, देन बी से सी, देन सी से डी, देन डी से ई। अब आप देख सकते हो मैं क्या लिख रही हूँ। इन सबको जोड़ने पे मान लिया ये 5 किलोमीटर है, फिर ये 7 किलोमीटर है, ये 13 किलोमीटर है, इस तरीके से इन सबको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारी डिस्टेंस कवर होती है। डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है? जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में हम देखते हैं जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो, और जो हमारा लास्ट पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक पहुंचने में इसने कौन सा पाथ कवर किया है वो मैटर नहीं करता है। इसने मानो ये पाथ कवर किया हो, लेकिन इसका गोल क्या है, डिस्प्लेसमेंट का गोल क्या है कि वस्तु की स्थिति में क्या परिवर्तन हो गया, कि पहले ये थी, हम ए देखेंगे और अंतिम देखेंगे, अंतिम ये यहाँ पे पहुँचा है। तो जो कि सरल रेखा को कवर करता है तो उसे क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। तो आप देख सकते हो। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जो कि आपकी बुक में भी है 9th क्लास की। मैं यहाँ पे 0 और ये यहाँ पे पहुँच गया है 60, ओ ये मान लिया हमने सी, देन ये मान लिया हमने बी। यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, यहाँ पे 60, और ये है किलोमीटर्स में। ओके, अब आप बताओ मुझे ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना है। यहाँ हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, न कि डिस्प्लेसमेंट की। आप सोचो और आंसर दो कि यहाँ ओ से ए तक का डिस्टेंस क्या रहेगा। तो आप देख सकते हो कि हाँ, ये यहाँ ओ से गया है ए तक, क्या इसने कोई और पाथ फॉलो किया, नहीं, ये सीधा सीधा जा रहा है। तो ओ से सी तक इसने करा है 25, फिर सी से बी तक इसने किया है 25 और 35 यानी कि 10, फिर 35 से ये गया है 60 यानी कि कितना हो गया 25। अब ये कितना आया है हमारा 60 किलोमीटर हो जाएगा। 25 25 50 हो गए और प्लस 60 हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे 60 किलोमीटर इसने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं ओ से ए तक का डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं देखना, यहाँ पे देखना है डिस्प्लेसमेंट। तो वो हमारा कितना होगा वो आप ध्यान से देख सकते हो। हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ गया था, बीच में किस रास्ते से गया था, फिर उसने क्या क्या काम किया, उससे कोई मतलब नहीं है। उसे ये पता है कि मुझे बोल दिया गया है कि जयपुर से दिल्ली जाना है, तो बीच में मेरे को कहीं नहीं, मुझे सीधा जयपुर से दिल्ली तक। तो जो सबसे सरल पाथ होता है वो वही चूज़ करता है, सबसे ईजी, यानी कि न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी ओ से, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु। तो ओ से ए तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये 0 है, ये 60 है। तो अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु यानी कि 60 किलोमीटर में 0 किलोमीटर अगर आपने माइनस कर दिया तो क्या है 60 किलोमीटर ही रहेगा। तो गाइस आपको समझ में आया यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। आप लिख भी सकते हो एक टेबल बना के, डिस्टेंस देन डिस्प्लेसमेंट, 2 से 3 कोई भी आप जो इनमें अंतर है वो एक टेबल बना के लिख लो। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी।
वेलोसिटी की, यानी कि वेग। वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वेग। और ये क्या है, यहाँ हमने नहीं लिखा, जो हमारा स्पीड होता है जिसे कि क्या कहते हैं हम? चाल कहते हैं। वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। अदिश यानी कि यानी बिना, बिना दिशा के, क्योंकि यहाँ पे स्पीड मानेगी, जैसे हम कार से जा रहे हैं, कार से जाने पे हमें क्या बोल के भाई स्पीड क्या है, हम किसी से पूछते हैं क्या स्पीड है, तो वो बोलते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। पर आवर यही बोलते हैं ना, 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड की कोई दिशा नहीं होती है, तो ये क्या है? अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। वहीं हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अब आप बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेक्टर होगा या स्केलर होगा, ये आप बताओगे। फिर है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी किसे कहते हैं? जब हम चाल के साथ दिशा को भी व्यक्त कर दें, चाल के साथ दिशा को भी व्यक्त कर दें, तो उसे क्या कहते हैं हम? वेलोसिटी। यानी कि एक तरीके से ये चाल ही है जहाँ पे दिशा भी व्यक्त करी गई है। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। वी एवरेज, जो औसत वेग होता है किसी भी वस्तु का निकालने के लिए, तो प्रारंभिक प्लस अंतिम बाई 2, इस तरीके से हम निकालते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि किसी का भी कोई भी वेलोसिटी यानी कि एवरेज जो है वो क्या होगा? प्रारंभिक वेग क्या था, अंतिम वेग कितना है, और डिवाइड बाई 2। ये हो गया। एक और फॉर्मूला है हमारा, वेलोसिटी में कितना अंतर है। यहाँ पे x हम करते हैं स्थिति के लिए हमारा आया है, और ये हो गया है t टाइम। सो ये एक और फॉर्मूला है। अब मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा E और ये पॉइंट है हमारा G, EG। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमारा मोशन क्या रहा है, आपको बताना है मोशन। फिर आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, मोशन रहने दो, मोशन क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, मान लो 10 किलोमीटर। डिस्टेंस ई से और जी तक का ही बताना है। डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, डिस्टेंस क्या रहा है, एंड देन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमें पता है 10 किलोमीटर, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट अभी हम बढ़ के आए हैं, यहाँ पे कोई और पाथ नहीं, सबसे इजी पाथ चुनना है, तो हमने अगेन 10 किलोमीटर आ गया है। अब हमें देखना है स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है डिस्टेंस जो कवर करी गई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ओके। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी भी वही होती है जो डिस्टेंस कवर करा गया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर नहीं है, और ये है स्केलर। बस यही एक अंतर है यहाँ पे। जब चाल के साथ हम दिशा को भी जोड़ देते हैं तो वो वेग कहलाता है, यानी कि वेलोसिटी कहलाता है। बस इतना ही अंतर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर स्पीड ई से जी तक जाने में जो भी स्पीड रही हमारी टाइम के अलोंग, यानी कि टाइम यहाँ पे हमने ले लिया 5 मिनट ले लिया है। किलोमीटर मान लो, मिनट मान लो, सेकंड्स मान लो, कुछ भी, तो हमने फॉर एग्जांपल लिया है ये। तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। इसकी स्पीड क्या होता है? S/T, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें दे रखी है 10, टाइम हमें दे रखा है 5, 2,
यहाँ पे मिनट ना मान के हम एक बार, क्योंकि किलोमीटर पर आर होता है, हम चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, ये चेंज कैसे करते हैं कि मान लो हमें ये आ गया, हमारा स्पीड आ गई है हमारी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ये हमारा स्पीड आ गई, और हमारा जो वेलोसिटी है वो भी यही आएगा, क्योंकि जैसे ही एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा के अनुदिश अगर कोई भी वस्तु मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो जितने डिस्टेंस कवर करती है, तो उसमें वेलोसिटी और जो हमारा स्पीड है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं स्पीड और वेलोसिटी। कौन सी कंडीशन में होंगे इक्वल? वन सेकंड गाइस, जब हमारी स्पीड वेलोसिटी कब होंगी? जब एक सरल रेखा होगी, जब सरल रेखा के अनुदिश हम चल रहे हैं, के अलोंग हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, डिस्टेंस भी वही होगा, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अगर है तो हमारा स्पीड भी क्या होगा? वेलोसिटी के बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचना है, एक सीधी रेखा है। अगर हम पाथ चेंज करते, जिगजैग पैटर्न होता, तब हमारा स्पीड वेलोसिटी से अलग होता। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो ये जो चेंज है ये मैं आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगी। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो कैसे कवर होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा, एक हमारा एक्सेलरेशन बच गया है इसमें, बाकी टर्मिनोलॉजी हो चुकी है। एक एक्सेलरेशन अगर आप बोलते हो तो मैं अभी कवर करवा देती हूँ। माना कि ये है एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। अब इसे क्या कहते हैं? वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, द रेट ऑफ चेंज एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। ओके, इससे हम, ये भी सदिश राशि यानी कि ये भी वेक्टर है, इसका SI यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड हो गया, सेकंड स्क्वायर। ये SI यूनिट जितनी भी हैं ये आपको याद ही रखनी है। SI यूनिट, SI यूनिट जिसकी जितनी हैं वो जहाँ जहाँ मैंने बताया है वो सब याद रखनी है आपको। अब है ए किसे बोलते हैं? एक्सेलरेशन को हमने ए से डिनोट किया है, v माइनस u बाई टी। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, और ये है समय। ये फॉर्मूला याद रखना है। ये भी आगे इन फॉर्मूला से आप एक शीट बना लेना जहाँ ये सिर्फ फॉर्मूला लिखे हों, और उनको अच्छे से याद कर लेना। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, जो भी हमारी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्लस जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं। आप ट्राई करना, नहीं हो तो आप मुझे बताना, मैं तो करवाऊंगी फिर। ओके, तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। आज हमने कवर किया है मोशन होता क्या है, एकदम बिल्कुल बेसिक से हमने पढ़ा है कि मोशन किसे कहते हैं, टाइप ऑफ मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस किसे कहते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक चीज़ और, एक्सेलरेशन, हाँ ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, ऐसा यूनिट हो गई। जब एक्सेलरेशन है, मान लो एक्सेलरेशन घट रहा है यानी कि कम हो रहा है, तो इससे क्या कहेंगे? रिटार्डेशन, यानी कि मंदन। हिंदी में इसको बोलते हैं मंदन, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। और जैसे ही त्वरण में
बढ़ोतरी हो रही है या फिर ज़्यादा हो रहा है, तो उससे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ही बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, त्वरणी बोलते हैं। तो जब ये कम होगा उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। और इनको फिर डिनोट कैसे करते हैं, कम हो रहा है यानी कि नेगेटिव, और ज़्यादा हो रहा है यानी कि पॉजिटिव। तो ये 2 चीज़ और आपको ध्यान में रखने की है। ये मैंने आपको एक समझाया है, ये कोई हमारे नोट्स नहीं है प्रॉपर, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको करा है। अगर आपको चाहिए कि हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं हमें, आप खुद से बना सकते हो ये सब पढ़कर, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं बना सकते, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके गाइस, अगर आपको ये लेक्चर हमारा समझ में आया है अच्छे से, तो एक लाइक कर देना, और थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।